नमस्कार सभी को। आप सभी का स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की जो जनरल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हमने इसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 6 और क्लास 7 की जो साइंस के चैप्टर हैं वो देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम आपको चित्रों के माध्यम से हर बिंदु समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आप यही करें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सके। इसमें हमने जो नई एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी है, केवल उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं का संकलन हमने इस वीडियो में किया है। तो आज का जो अपना चैप्टर नंबर 2 है उसका टाइटल है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म क्या होता है? सूक्ष्म का अर्थ होता है बिल्कुल छोटा, कि ऐसे जीव जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको हम किसी लेंस की सहायता से ही देख सकते हैं। तो वो हमारे मित्र और शत्रु किस प्रकार हैं, तो वो हम आज के इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये चैप्टर। सबसे पहला बिंदु है, बिना यंत्र की सहायता से दिखाई नहीं देने वाले जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो ये बात तो हमने पहले ही कर ली है। सूक्ष्म का अर्थ होता है बिल्कुल छोटा। सूक्ष्म जीव जो हैं इनके 4 प्रमुख वर्ग माने गए हैं। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला है कवक, फिर है जीवाणु, फिर है शैवाल, फिर है प्रोटोजोआ। तो ये 4 इसके जो प्रमुख वर्ग हैं इनका अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो सूक्ष्म जीव है उनको 4 वर्गों में बांटा गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन इन्हीं से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। अगला बिंदु है विषाणु। विषाणु वायरस। तो कभी कभी एग्जाम में विषाणु नाम ना देकर हिंदी में वायरस नाम दे दे, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि वायरस और विषाणु अलग अलग हैं। तो ये इंग्लिश में इसको वायरस बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम है विषाणु। क्या होते हैं ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, पर ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी मतलब दूसरे से पोषण ग्रहण करने वाले। ये खुद अपना भोजन नहीं बनाते, बल्कि ये दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जीव परपोषी जीव कहलाते हैं। अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिकाएं जो हैं ये उनमें गुणन करते हैं। फिर हम बात करते हैं विषाणु। विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग हमारे शरीर में होते हैं? तो विषाणु वायरस द्वारा होने वाले रोग, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। बैक्टीरिया, वायरस, इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो आप इन बिंदुओं को बड़े ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए। तो विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं जुकाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा। तो ये सभी जो है डिजीज़ हैं ये वायरस के द्वारा इंसान को होती हैं। तो आप इनका नाम याद रखें। फिर है जीवाणु द्वारा। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन से रोग जो हैं वो इंसान को होते हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो वो रोग हैं टाइफाइड, क्षय रोग आदि। मतलब और भी ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, मगर आपको ये 2 याद रखने हैं। जैसे जैसे हम आगे की कक्षाओं में बढ़ते जाएंगे इनको हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो ये क्लास 8 के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ ये कुछ नाम ही दिए गए हैं। अगला जो सूक्ष्म जीव है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? अतिसार, मलेरिया। तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग हैं। अब चित्रों के माध्यम से भी हम देख लेते हैं विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ ये क्या क्या होते हैं। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये विषाणु मतलब वायरस के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वायरस जो होते हैं वो ऐसे
होते हैं। मतलब ये हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। ये क्या है? सूक्ष्म जीव है। इस चित्र में आप जीवाणु मतलब बैक्टीरिया को देख सकते हैं। तो ये तो स्पाइरल बैक्टीरिया हैं और ये छड़नुमा बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? बैक्टीरिया। यहाँ आप स्क्रीन पर जो 4 चित्र देख रहे हैं उनमें से 2 चित्र जो हैं वो प्रोटोजोआ के हैं और 2 चित्र जो हैं वो शैवाल के हैं। सबसे पहले हम प्रोटोजोआ देख लेते हैं, अमीबा, और ये दूसरा कौन सा है? पैरामीशियम। तो ये 2 तो क्या हैं? प्रोटोजोआ हैं। और इधर साइड में आप जो देख रहे हैं ये वाले, ये दोनों क्या हैं? शैवाल हैं। एक का नाम स्पाइरोगाइरा है और दूसरे का नाम क्लेमाइडोमोनास। तो ये 2 शैवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर कवक के चित्र आप देख सकते हैं। तो यहाँ कवक के आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला राइजोपस, जो जिसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। दूसरा कवक है पेनिसिलियम और तीसरा है एस्परजिलस। तो ये 3 कवक के चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले बिंदुओं की ओर। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। मतलब एक कोशिक क्या होते हैं, उनका इंग्लिश वर्जन हमने ब्रैकेट में दे दिया है। तो एक कोशिक सूक्ष्म जीव जो हैं वो जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ, ये एक कोशिक सूक्ष्म जीव में आते हैं, जिसका हमने चित्र देख लिया, शैवाल, जीवाणु और प्रोटोजोआ का। अगला बिंदु है बहुकोशिक सूक्ष्म जीव। बहुकोशिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रैकेट में दिया गया है। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको इन बिंदुओं को समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए हमने कठिन शब्दों को इंग्लिश वर्जन आगे ब्रैकेट में दिया है। तो बहुकोशिक जो जीव हैं वो हैं कई शैवाल और कवक। तो इनके चित्र भी हमने देख लिए, कवक कौन कौन से हैं, शैवाल कौन कौन से हैं। अगर आप नहीं समझे तो आप वीडियो को शुरू से करके दोबारा देख सकते हैं। अगला है स्वतंत्र सूक्ष्म जीव। इसमें अमीबा आता है। तो अमीबा का भी चित्र हमने आपको दिखा दिया है। फिर है आश्रित सूक्ष्म जीव, मतलब जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, वो हैं कवक और जीवाणु। फिर है मित्रवत सूक्ष्म जीव। मित्रवत सूक्ष्म जीव एल्कोहल, दही, ब्रेड, केक बनाने में प्रयुक्त होने वाले जो सामान हैं उनमें आने वाले सूक्ष्म जीव। तो ये मित्रवत सूक्ष्म जीव इनको कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करके पर्यावरण को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। तो कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों का अपघटन करके ये जो मित्रवत सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे पर्यावरण को साफ रखते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो कई सूक्ष्म जीव जो हैं वो हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। यही चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अगले बिंदु की हम बात करें तो इसमें है दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो दूध को दही में बदलता है। तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में चेंज करने का काम करता है। जीवाणु एवं यीस्ट जो है ये चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली और डोसा बनता है। तो इडली डोसा किससे बनता है ये इसमें आपको बताया गया है। अगला बिंदु है यीस्ट जो है वो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। मतलब जो यीस्ट होते हैं वो तुरंत जनन करते हैं, जनरेशन करते हैं, ताकि वो श्वसन के दौरान हमें मिलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका उत्पादन ये कर सकें। गैस के बुलबुले खमीर, तो हम जितना जो यीस्ट पढ़ रहे थे वो क्या है, खमीर, हिंदी में उसको खमीर कहते हैं। खमीर वाले मैदा का आयतन जो है, ये जो वॉल्यूम है वो ग्रोथ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का प्रमुख आधार मतलब बेस माना जाता है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। तो इससे क्या क्या बनते हैं यीस्ट से, ब्रेड, पेस्ट्री और केक। अगला बिंदु है
एल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीव जो हैं वो बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक जो शर्करा है, जो शुगर है, नेचुरल शुगर, उसमें यीस्ट के द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अगले बिंदु की हम बात करें, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो किण्वन मतलब फर्मेंटेशन कहलाती है। लुई पास्चर जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1857 ईस्वी में किण्वन की खोज की थी। तो किण्वन की खोज किसके द्वारा की गई और ये किण्वन क्या कहलाता है, ये आपने इस बिंदु में देख लिया। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु है औषधि, जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है। कई ऐसी औषधियाँ होती हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव जो हैं उनको नष्ट कर देती है और उसकी वृद्धि को भी रोकती है। उसे कहते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो है वो एक मेडिसिन आती है जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है और उसको नष्ट करती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये कवक व जीवाणुओं के द्वारा उत्पादित प्रतिजैविक औषधियाँ हैं। तो ये कुछ औषधियों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929 ईस्वी में फफूंद के द्वारा जीवाणु वृद्धि को रोकने हेतु औषधि बनाई थी। तो ये दूसरे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने फफूंद के द्वारा जो जीवाणु वृद्धि करते हैं उनको रोकने के लिए दवा बनाई है। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तो फफूंद से पेनिसिलिन का निर्माण किस प्रकार हुआ है ये यहाँ पर बताया गया है। अगला जो बिंदु है वो है जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो प्रतिरक्षी मतलब एंटीबायोटिक उत्पन्न करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी जो बीमारियां हैं उनको वैक्सीन के द्वारा रोका जा सकता है। अगले वैज्ञानिक हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सन 1798 ईस्वी में चेचक के टीके की खोज की थी, मतलब चिकन पॉक्स। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप याद रखें, कौन से टीके की खोज किसने कब की थी। अगला बिंदु है कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल जो हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, मतलब उसको एक जगह पर रोकने का काम वो करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन बनी रहती है और मिट्टी की जो उर्वरकता शक्ति है उसमें भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया के चित्र देख सकते हैं। इसमें नीले हरे शैवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, दिखाई दे रहे हैं। यही क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्रियाविधि है। अगला जो बिंदु है वो है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या फिर रोगजनक कहा जाता है, मतलब जो सूक्ष्मजीव रोग फैलाते हैं उनको रोगजनक या रोगाणु कहा जाता है। अगला बिंदु है ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या फिर कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, उनको संचरणीय रोग कहा जाता है। संचरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, तो इनको हम संक्रमित या संचरणीय रोग भी कहते हैं। मतलब एक बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति से जो जीवाणु हैं, जो सूक्ष्मजीव हैं, वो दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और उस दूसरे व्यक्ति को भी वो बीमार
कर देते हैं। तो ये किस किस से फैलते हैं? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा और कभी कभी शारीरिक संपर्क से भी ये रोग फैलाने का काम करते हैं। अगला बिंदु है, मतलब इसमें आ गया है जैसे कि हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं संचरणीय रोग के। अगला बिंदु है, कुछ कीट एवं जंतु भी रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। मतलब कुछ कीट और जंतु भी रोग को फैलाने का काम करते हैं। जैसे कि अपनी घरेलू मक्खी जो है वो गंदगी पर बैठती है और उसके बाद में हम जो खाना खाते हैं उस पर भी वो बैठ जाती है और वो बीमारी उत्पन्न करती है। जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर जो है ये मलेरिया और मादा एडिस मच्छर जो है ये डेंगू रोग के वाहक माने जाते हैं। तो यहाँ आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। डेंगू और मलेरिया रोग कौन से मच्छरों से होता है? तो ये तो क्वेश्चन जो है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अब हम आपको चित्र के द्वारा भी हम दिखलाते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं वो एक मच्छर का चित्र है। तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर है जो रोग उत्पन्न करता है। तो अभी आपको बताया है मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है। अगर आपको याद है और अगर याद नहीं है तो वीडियो को दोबारा देखें। अगला बिंदु है, जीवाणु जो हैं वो पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से ही रह रहे हैं। मतलब मनुष्य तो पृथ्वी पर बाद में आया है, उससे पहले से ये जीवाणु पृथ्वी पर रहते आए हैं। ये बहुत ही सख्त जीव हैं। ये गर्म, ठंड, लवण, गहराई, ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही कठोर सख्त होते हैं। ये सभी जगह पर मौजूद रहते हैं। ये हर प्रकार की जो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ होती हैं उनमें भी जीवित रह सकते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर लेग्यूम पौधा है उसकी जड़ ग्रंथियाँ देख सकते हैं। ये मिट्टी की परत है और इससे नीचे नीचे ये इनकी जड़ें हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने नाइट्रोजन चक्र प्रदर्शित किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जहाँ पर ये तीर मुड़ा हुआ है वहाँ पर ये क्रिया ऐसे चलती है। जैसे ऊपर ये जा रहा है तो ऊपर इसके बाद में ये क्रिया होगी। तो इसको आप बड़े ध्यान से देखें, पढ़ें और इसको समझें। इसी के साथ अपना आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।